जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और याद रखना, संडे के दिन आप लोग का दोबारा मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज से आप लोग को पूरा जैसे जो नया प्रश्न देखने को मिलेगा उसको आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। आपका सबसे पहला प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए। रघुवर दास, कलराज मिश्र, आनंदीबेन पटेल और गुलाब चंद्र कटारिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, इसका राइट आंसर कलराज मिश्र हो जाएगा, ठीक है ना। कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं? तो कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। आप लोगों को ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है। कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं? कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। और रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं। रघुवर दास कहाँ के राज्यपाल हैं? तो रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं। और आनंदीबेन पटेल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। आनंदीबेन पटेल अपने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, ठीक है ना। और गुलाब चंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? तो गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद। इसका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद इज राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। और ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और ऋषभ देव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऋषभ देव हो जाएगा, ठीक है ना। ऋषभ देव इज राइट आंसर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला और एकमात्र महिला कौन है? तो दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला और एकमात्र महिला कौन है, आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए। मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी और मलाला यूसुफजई, और नीचे आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला और एकमात्र महिला मैरी क्यूरी है, ठीक है ना। मैरी क्यूरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर 13 दिसंबर 1946 को हो जाएगा, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 इज राइट आंसर। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि संविधान सभा का दूसरी बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा का दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की दूसरी बैठक
बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है नेफी यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो नेफी यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। ठीक है ना। नेफी यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो नेफी यूरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नेफी यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? नेफी यूरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना। और पूछेगा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना। मणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और कराड़ संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना। कराड़ संगमा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? कराड़ संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, फातिमा बीबी, लीला सेठ और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये भी ये प्रश्न इस बार पूछा गया था। ठीक है ना। इसका राइट आंसर फातिमा बीबी हो जाएगा। फातिमा बीबी इज राइट आंसर। प्रश्न है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, रंगून और लाहौर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका लाहौर हो जाएगा। ठीक है ना। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। ठीक है ना। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। और यहाँ पर दिल्ली दिया है, पूछ देगा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ये पूछा गया था इस बार। ठीक है ना। तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। ठीक है ना। और जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। और नीचे आपका दिया है एस सोमनाथ, एस जयशंकर और शक्तिकांत दास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। ठीक है ना। एस जयशंकर इज राइट आंसर। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आरबीआई के गवर्नर। ठीक है ना। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है ना। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये भी पूछा जा सकता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। ठीक है ना। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। और ये देखो ऊपर दिया है अर्जुन राम मेघवाल। ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है ना। कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और अश्वनी वैष्णव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर अश्वनी वैष्णव हो जाएगा। ठीक है ना। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। ठीक है ना। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। पूछ देगा वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है ना। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। पूछ देगा वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन
कौन है? अमित शाह हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। देखो कितना खतरनाक बैठ रहा है ना, खेल मंत्री रेल मंत्री, तो दोनों लोगों को एक साथ रखा गया है, तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आपका नेक्स्ट है कि वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी, एडमिरल हरि कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो एडमिरल से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पर नौसेना का बात किया जा रहा है। तो वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल हरि कुमार है, ठीक है ना। और वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं और थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 29 अगस्त, 12 अगस्त और 26 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त इज राइट आंसर, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछ देगा विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 12 अगस्त हो जाएगा, ठीक है ना। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, आत्मा राम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका आत्मा राम पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मा राम पांडुरंग हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1928, 1913, 1923, 1906। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1906 हो जाएगा, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी, ठीक है ना। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 को आया, ठीक है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 को हुआ, ठीक है ना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 को हुआ। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को हुआ, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए साइमन कमीशन भारत 1928 को आया, गदर पार्टी की स्थापना 1913 को हुआ और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923 को हुआ। और मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था है। पदार्थ की भौतिक अवस्था है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 5 है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 होता है, ठीक है ना। पदार्थ का भौतिक अवस्था कितना होता है? पदार्थ का भौतिक अवस्था 3 होता है और 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, लोहा, इस्पात, तांबा और जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इस्पात हो जाएगा। इस्पात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन, कोशिका, मस्तिष्क और सिनेप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन इज राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं? मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं? 12 जोड़ी, 24 जोड़ी, 31 जोड़ी और 33 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 31 जोड़ी इज राइट आंसर। ठीक है ना। 31 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त को एक प्रकार का उत्तक माना जाता है। रक्त को एक प्रकार का उत्तक माना जाता है। उपकला, संयोजी, संवहनी और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है ना। रक्त को एक प्रकार का उत्तक माना जाता है, तो रक्त को एक प्रकार का संयोजी उत्तक माना जाता है। ठीक है ना। रक्त को एक प्रकार का संयोजी उत्तक माना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन, संयोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी इज राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है। ठीक है ना। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग है नाक, श्वास नली, गला और फेफड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा इज राइट आंसर। ठीक है ना। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव कहलाते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, गवानोटेलिक और यूरियोटेलिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यूरियोटेलिक हो जाएगा। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरियोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है ना। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरियोटेलिक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायलिसिस का संबंध किस प्रकार की बीमारी से है? डायलिसिस का संबंध किस प्रकार की बीमारी से है? हृदय घात, किडनी फेल, लीवर फेल और त्वचा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर किडनी फेल हो जाएगा। ठीक है ना। डायलिसिस का संबंध किस प्रकार की बीमारी से है? तो किडनी फेल से है। ठीक है ना। डायलिसिस का संबंध किस प्रकार की बीमारी से है? तो किडनी फेल से है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि HCl कहाँ बनता है? अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में और वृक्क में। HCl कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा। ठीक है ना। HCl कहाँ बनता है? अमाशय में। अमाशय इज राइट आंसर। HCl कहाँ बनता है? HCl अमाशय में बनता है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है जठर रस किस भाग में स्रावित होता है? तो जठर रस किस भाग में स्रावित होता है? मुख, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा। ठीक है ना। जठर रस किस भाग में स्रावित होता है? तो अमाशय इज राइट आंसर। जठर रस किस भाग में स्रावित होता है? इसका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनोसैकेराइड शर्करा है। मोनोसैकेराइड शर्करा कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड शर्करा है। इसका राइट आंसर आपका फ्रैक्टोज हो जाएगा। फ्रैक्टोज इज राइट आंसर। ठीक है ना। मोनोसैकेराइड शर्करा है, फ्रैक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। टोकोफेरॉल और कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल और थायमीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ठीक है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर मुख्य रूप से किससे बना होता है। तो मानव शरीर मुख्य रूप से किससे बना होता है, खनिज, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो मानव शरीर मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। मानव शरीर मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो मानव शरीर मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद से आपका रीजनिंग का प्रश्न आ जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न है, दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन, केसिन और सोलेनिन और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, मतलब दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना और जो भी रीजनिंग का सवाल यहाँ पर आएगा तो आप लोग पहले वीडियो स्टॉप करके उसको एक बार लगा लेना, ठीक है ना। आपका रीजनिंग का है, दिए गए प्रश्नों में असंगत का चयन करें। तो दिए गए प्रश्नों में आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है उसको आप लोगों को अलग जैसे चयन करना है, वही आपका सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखो, आप लोग पहले एक बार लगा लो, उसके बाद से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है सी और डी, ठीक है ना। सी और डी, सी 3 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, मतलब दोनों एक ही पास का है। सेम उसी तरह से एम और एन है, एम और एन दोनों मतलब साथ साथ है। एम 13 पर आता है और एन 14 पर आता है। सेम उसी तरह से के 11 पर आता है और एल 12 पर आता है। तो मतलब साथ साथ वाले को लिया गया है, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया सी डी एम एन और के एल, सेम उसी तरह से यहाँ भी है के एल बी सी और जी एच। तो यहाँ पर भी है एम एन ओ पी क्यू आर और यहाँ क्यू आर डी ई और जेड एम। लेकिन आप लोग को एक बात और इसमें देखना है, ठीक है ना। देखो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मतलब डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना एम एन ओ पी क्यू आर है, ये पूरा का पूरा सीरियल से दे दिया है, लाइन से दे दिया है। लेकिन बाकी किसी में ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, पूरा अलग अलग है। लेकिन इसमें एकदम साफ साफ दिख रहा है कि एम एन ओ पी क्यू आर है। तो यही आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। दिमाग तो यहीं पर लगाना है, नहीं तो यहाँ भी उसी तरह से दिया है। मतलब कुछ लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। असंगत बोला था ना, तो यही असंगत है, बाकी सब लोग तो एक जैसे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें आप लोगों को थोड़ा बड़ा नहीं बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया है ए बी से छोटा है किंतु सी से बड़ा है, ई डी से बड़ा है किंतु बी से छोटा है, सी डी से बड़ा है किंतु ए से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। अब देखो इस प्रश्न को आप लोग को कैसे करना है, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। ये जो दिया है ए बी से छोटा है, ए किससे छोटा है, ए बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है तभी ना बी ए से छोटा है। जैसे यहाँ बोला गया कि ए बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है, ठीक है ना। बी बड़ा है और ए बी से छोटा है, तो ए को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। ए बी से आपका छोटा है। उसके बाद से बोला है कि किंतु सी से बड़ा है, किंतु का मतलब हो गया आपका ए, ठीक है ना। किंतु परंतु जो आता है तो वो पहले वाला ऑप्शन हो जाता है, ये पहला वाला ए है। तो बोल रहा है कि किंतु सी से बड़ा है, किंतु मतलब ए सी से बड़ा है, तो यहाँ पर सी को रख लेते हैं, ठीक है ना। और सी से बड़ा कौन है, सी से बड़ा ए है। उसके बाद से बोल रहा है कि ई डी से बड़ा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ई डी से बड़ा है। अब इधर तो आपको ई डी कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो इसको अभी छोड़ देना है, ठीक है ना। ई डी को छोड़ देना है, जब नहीं समझ आएगा तो वहाँ पर आप लोगों को छोड़ देना है उसी तरह से। बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि किंतु बी से छोटा है, किंतु कौन हो गया, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सी से बड़ा है, ई डी से बड़ा है बोला जा रहा है, ठीक है ना।
किंतु बी से छोटा है, बी से छोटा है बोल रहा है। अब किंतु किसके लिए हुआ, किंतु ई के लिए हुआ। मैं आप लोग को यहाँ पर बोला हूँ ना कि जब किंतु परंतु आएगा तो पहले वाले के लिए होगा, तो यहाँ पर भी ये जो ई है ना तो इसके लिए हो रहा है कि किंतु बी से छोटा है। तो किंतु मतलब बी से छोटा है, ई किससे छोटा है, बी से छोटा है। यहाँ पर आपका बी है ना तो यहाँ पर ई कर देता है क्योंकि बी से छोटा कौन है, ई है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका डी यहाँ पर बच जा रहा है, तो अभी डी को भी कहीं शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि सी डी से बड़ा है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सी डी से बड़ा है, तो ये जो सी है ना ये डी से बड़ा है, यहाँ पर डी को कर देते हैं। तो इस डी से बड़ा है आपका सी, ठीक है ना। उसके बाद से बोल रहा है कि किंतु ए से छोटा है। किंतु किंतु फिर किसके लिए हुआ, किंतु आपका सी के लिए हुआ, ठीक है ना, मतलब पहले वाले के लिए हुआ। बोला है कि ए से छोटा है, तो बोला है कि सी ए से छोटा है, तो आपका सी बड़ा है और सी बोला है कि ए से छोटा है, तो यहाँ पर सी आपका है और ए देखो ए से छोटा आपका सी है। तो बोल रहा है कि तो सबसे छोटा कौन है। अब देखो अब आप लोग को ये बताने का जरूरत पड़ेगा, सबसे छोटा आपका डी है, आप लोग के सामने दिख रहा है कि सबसे छोटा कौन है, डी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट में समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी से छोटा है, ए किससे छोटा है, ए बी से छोटा है, तो सबसे बड़ा बी है ना, तो बी को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद से बोला जा रहा है कि ए बी से छोटा है, तो ए को बी से छोटा लिख लिया है, ठीक है ना। उसके बाद से बोला जा रहा है कि किंतु सी से बड़ा है। अब किंतु किसके लिए बोला गया है, किंतु ए के लिए बोला गया है, पहले वाले के लिए बोला गया है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि किंतु सी से बड़ा है, तो ए किससे बड़ा है, ए सी से बड़ा है। ए आपका यहाँ पर है तो सी को इसके नीचे कर देते हैं क्योंकि सी से बड़ा आपका ए है। उसके बाद से बोला जा रहा है कि ई डी से बड़ा है। अब यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। बोला जा रहा है कि किंतु बी से छोटा है। अब किंतु किसके लिए प्रयोग हुआ है, किंतु पहले वाले के लिए हुआ है, ठीक है ना, ई के लिए हुआ है। तो बोला जा रहा है कि किंतु बी से छोटा है, किंतु का मतलब समझ लेना कि ई हो जाएगा, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि ई बी से छोटा है, तो यहाँ पर आप लोग के सामने बी दिख रहा है ना, तो बी से छोटे को ई को कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मतलब किंतु बी से छोटा है, तो ई बी से आपका छोटा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से बोला जा रहा है कि सी डी से बड़ा है, सी किससे बड़ा है, डी से बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी है तो यहाँ पर नीचे डी कर लेते हैं, ठीक है ना, डी से भी बड़ा आपका सी है तो यहाँ पर डी कर लेते हैं, सबसे छोटा डी कर लेते हैं। उसके बाद से बोला जा रहा है कि किंतु ए से छोटा है। अब किंतु किसके लिए हुआ, किंतु आपका सी के लिए हुआ, पहले वाले के लिए हुआ, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि किंतु ए से छोटा है, मतलब सी ए से छोटा है, तो सी तो ए से छोटा ही है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, देखने को भी मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से बोला जा रहा है कि तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका डी है, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को बैठाना है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखो। यहाँ पर लिखा गया है 240, उसके बाद 200, उसके बाद 180, उसके बाद 170, उसके बाद से 165, ठीक है ना। उसके बाद से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखो कि इसमें क्या किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 240 से सीधे 200 किया गया है। सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में लगा लो, उसके बाद से समझो, ठीक है ना, ध्यान से देख कर समझ लो। अब मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 240 दिया ना, 240 में से कितना घटाया गया है कि 200 आ गया है, 240 में से 40 को घटा दिया गया है तो 200 आ गया है। उसके बाद से 200 में से कितना घटाया गया है कि 180 आ गया है, तो 200 में से आपका 20 घटाया गया है तो 180 आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद से 180 में से कितना घटाया गया है कि 170 आ गया है, तो आपका 180 में से 10 घटाया गया है तो 170 आ गया है। उसके बाद से 170 में से कितना घटाया गया है कि 165 आ गया है, तो 170 में से 5 घटाया गया है तो 165 आ गया है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो भाई आगे क्या होगा, देखो 40 यहाँ पर घटाया गया है, फिर इसके आधा 20 घटाया गया है, फिर इसके आधा 10 घटाया गया है, फिर इसके आधा 5 घटाया गया है, तो आगे भी इसके आधा घटा लेते हैं। इसके आधा 2.5 घटा लेंगे, 2.5 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, आराम से घटाएंगे। तो 165 में से आप लोग 2.5 घटा दो, 65 में से 2.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 165 में से जब 2.5 घटाओगे तो 162.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 165 में से जब 2.5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 162.5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी आप लोग समझने का कोशिश करना। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी तरह इतना को कैसे लिखा जाएगा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ऐसे प्रश्नों को मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ। लिखा गया है एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। ऊपर लिखा गया है
सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। जो यहाँ पर हुआ होगा ना वही यहाँ पर भी होगा, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका यस लिखा गया है, तो यहाँ पर यस लिख लेते हैं। उसके बाद से ई लिखा गया है, ई लिख लेते हैं। फिर आर लिखा गया है, आर लिख लेते हैं। फिर आई लिखा गया है, आई लिख लेते हैं। फिर ए लिखा गया है, ए लिख लेते हैं। फिर यल लिखा गया है, तो यल लिख लेते हैं। उसके बाद से ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आई लिखा गया है, फिर भी लिखा गया है, फिर एच लिखा गया है, फिर आर लिखा गया है, फिर जेड लिखा गया है, फिर ओ लिखा गया है। अब देखो क्या किया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका यल का उल्टा ओ होता है, उसके बाद से ए का उल्टा जेड होता है, आई का उल्टा आर होता है। इतना तो उल्टा कर दिया है। और यहाँ पर क्या किया है, यहाँ थोड़ा सा लोचा कर दिया है, ठीक है ना। अब यस का उल्टा यच इधर कर दिया है, और आर का उल्टा आई यहाँ पर कर दिया है, और ई का उल्टा भी यहाँ पर कर दिया है। तो सेम इसी तरह से इसमें भी करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर लिख लेना है, और डी लिख लेना है, ई लिख लेना है, और डबल टी लिख लेना है। उसके बाद से ओ लिख लेना है, उसके बाद से यल लिख लेना है। अब क्या करना है, इधर जो 3 अक्षर है इसका उल्टा कर देते हैं। यल का उल्टा क्या हो जाएगा, यल का उल्टा ओ हो जाएगा, ठीक है ना। और ओ का उल्टा यल हो जाएगा। जब यल का उल्टा ओ हो रहा है तो ओ का उल्टा यल हो जाएगा। और टी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी का उल्टा आपका जी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक ट्रिक होता है, जी टी होता है, लव होता है, ऐसे करके एक ट्रिक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब यहाँ टी दिया ना, तो जो टी का उल्टा होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो डी का उल्टा होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो ई का उल्टा उसको यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को देखकर चलना है। तो यहाँ पर आपका टी का उल्टा यहाँ पर जी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर डी का उल्टा आपका क्या आ जाएगा, ड्यू होता है, और डी का उल्टा आपका डब्लू होता है, ठीक है ना। डी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, डी का उल्टा आपका डब्लू हो जाएगा, और ई का उल्टा आपका भी हो जाएगा। तो जी भी डब्लू, जी भी डब्लू, जी यल ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को करना है। कभी कभी इस तरह से दे देता है, अग्निवीर में थोड़ा सा आसानी देता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि किसी कोड भाषा में लेट को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में विन को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यल कितना नंबर पर आता है, यल आपका यल कितना नंबर पर आता है, यल आपका 12 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से ई कितना नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, और टी कितना नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है। तो कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है, 12 5 20 लिख दिया गया है। सेम उसी तरह से डब्ल्यू कितना नंबर पर आएगा, तो डब्ल्यू आपका आएगा 23 नंबर पर, ठीक है ना। डब्ल्यू कितना नंबर पर आएगा, 23 नंबर पर आएगा। उसके बाद से आई 9 नंबर पर आएगा, और यन कितना नंबर पर आएगा, यन आपका 14 नंबर पर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 23 91 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।